जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी से चल रही होगी। आपके लिए अपडेट भी है कि 71वीं बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को ही होने वाला है। 13 सितंबर को ही होगा। आयोग ने जो है आज क्लियर कर दिया है कि बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर को ही होगा। अब हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कर चुके हैं। प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक कर चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जैसे मैं इसमें मतलब अब एक वीडियो में जो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी खत्म हो जाएगा। उधर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर लिए हैं, अब ये कर लेंगे तो आपका जो है जनवरी का जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो है कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर होगा, तो इसमें जो है आर्थिक यानी कि आर्थिक घटनाक्रम कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान जितना है, जैसे नियुक्ति है, पुरस्कार है, सम्मान है, खेल है ना, युद्धाभ्यास है, इंडेक्स है यानी कि सूची है, जितना भी और प्रतियोगिता दर्पण का जो भी अब पॉइंट है, ये लास्ट वीडियो है जनवरी का। ये जनवरी महीने का जो है लास्ट वीडियो है। इसमें क्या क्या हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आर्थिक घटनाक्रम हो गया, आपका नवीनतम सामान्य ज्ञान हो गया, उसमें आपका जो है पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, नियुक्ति हो गया, उसके बाद बुक्स हो गया यानी कि किताबें, जो नई नई किताबें लिखी गई हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। यानी कि अब इस एक वीडियो से आपका जो है प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 का जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि उधर हम राष्ट्रीय घटनाक्रम कर चुके हैं, इधर अंतर्राष्ट्रीय कर चुके हैं। अब जो है इस एक वीडियो से जो है आपका जनवरी कवर हो जाएगा। यानी कि जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण का आज लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद फिर फरवरी का आएगा कल, तो लास्ट हो जाएगा, उसमें पूरा टॉपिक आ जाएगा। फिर मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे ही करके सितंबर तक आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है जनवरी महीने का जो है टोटल जितना टॉपिक्स है उसको जो है आज समाप्त करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आर्थिक घटनाक्रम है, तो आर्थिक घटनाक्रम को देखते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देय ऋण सीमा को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। यानी कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है उसके देय सीमा को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको भी आपको याद करना है। 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का चौथा चरण शुरू कर दिया गया। यानी कि तीन चरण समाप्त हो चुका है, चौथा चरण शुरू किया जा चुका है। अगला टॉपिक है कि एक राज्य एक ग्रामीण बैंक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बैंकों के आपसी विलय की प्रक्रिया 2004-05 में शुरू की गई थी। यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो आपसी विलय की प्रक्रिया है 2004-05 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि 2020-21 तक जो है 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। 2020-21 तक कितने चरण पूर्ण हो चुके हैं? 3 चरण। अगला पॉइंट है कि इसके परिणाम स्वरूप देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 से घटकर 43 रह जाएगी। यानी कि जब चौथा चरण पूरा होगा तो अब 196 से घटकर जो है तीसरा चरण जो पूरा हुआ है उसमें 196 से घटकर जो है 43 रह गई है। और जब चौथा चरण पूरा होगा यानी कि चौथे चरण के विलय के पश्चात 43 से घटकर 28 हो जाएगी। यानी कि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो है कंसेप्ट चल रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी में योगदान किसका किसका रहता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का रहता है। केंद्र सरकार 50% योगदान करती है, राज्य सरकार 15% करती है और प्रायोजक बैंक 35% करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक का कै % जो है योगदान होता है, तो 35%, और राज्य का 15% और केंद्र सरकार का 50%। अगला पॉइंट है कि भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर 2024 को। उद्घाटन जो है इसका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। अगला प्रश्न की प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये शहरी शुरू हुआ था 2015 में और ग्रामीण शुरू हुआ था 2016 में। तो 2016 में जो शुरू हुआ था ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई है, इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और देश में दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसको आप लोग याद रखेंगे URM के तहत। URM, U से उत्तर प्रदेश, R से राजस्थान और M से मध्य प्रदेश। तो आप लोग URM याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा आप लोग? U, R और M क्या याद रखिएगा? URM, U से उत्तर प्रदेश, R से राजस्थान और M से
मध्य प्रदेश जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला टॉपिक है कि अंडा उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो अंडा उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। अगर आप देखिएगा तो मैप में नीचे की तरफ जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साथ ही में है। तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है, तमिलनाडु 2 नंबर पे है और तेलंगाना आपका जो है तीसरे नंबर पे है। आगे चलते हैं कि मांस उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य कौन है? तो मांस उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य है आपका वेस्ट बंगाल, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। यानी कि मांस उत्पादन में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में होता है। अगला पॉइंट है कि ऊन उत्पादन में देश में शीर्ष राज्य कौन है? तो ऊन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे गुजरात का स्थान है। यानी कि ये हमारा था आर्थिक घटनाक्रम जनवरी का। अब जनवरी का हम लोग जो है नवीनतम सामान्य ज्ञान कर रहे हैं। नवीनतम सामान्य ज्ञान में आपका नियुक्ति, पुरस्कार, खेल, सम्मान, पुस्तकें, इंडेक्स, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। तो इसमें जो है आप चलिए करते हैं। दिया हुआ है कि आईटीगा जो है क्या है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। AITIGA का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका क्या है फुल फॉर्म? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ए से आसियान, आई से इंडिया, टी से ट्रेड, आई से इन और जी से गुड्स और ए से एग्रीमेंट। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। भारत के अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से ये प्रश्न है, तो संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के नियंत्रक का महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति को। अगला प्रश्न है AAI भारतीय विमान प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये विपिन कुमार बने हैं। कौन बने हैं बाबू? विपिन कुमार। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तब विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष BR गवई बने हैं, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई। वहीं जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। अभी वर्तमान में ये क्या हो गए हैं? आपका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे है प्रश्न की IOC यानी कि भारत तेल निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अरविंद सिंह साहनी बने हैं। अगला प्रश्न है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो आइए फिक्की का फुल फॉर्म देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म है। रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार बने हैं। रक्षा सचिव, र से रक्षा, र से राजेश, आप लोग याद रखिएगा। रक्षा सचिव जो है राजेश कुमार बने हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक पुनर्नियुक्त कौन हुए हैं? तो अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के जो है प्रबंध निदेशक पुनर्नियुक्त हुए हैं अमिताभ चौधरी। अगला प्रश्न है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है प्रवीणा राय को। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंटरपोल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बाल्डेसी उर्किजा बने हैं, जो ब्राजील के हैं। इंटरपोल अगर आपसे पूछे कि इंटरपोल के नए प्रमुख कौन बने हैं? बाल्डेसी उर्किजा कहाँ के हैं? ये ब्राजील के हैं। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसे दिया गया है? मिस यूनिवर्स 2024 का ताज किसे मिला? तो ये मिला है विक्टोरिया कजेर को, जो कहाँ की है? डेनमार्क की है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। विक्टोरिया कजेर एल्विंग को मिला हुआ है मिस यूनिवर्स 2024 का ताज, जो डेनमार्क की है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। है मिस इंटरनेशनल 2024। तो मिस इंटरनेशनल 2024 मिला है हुइन थी थान थुई वियतनाम की है। तो वहाँ पे जो है ऐसे ही जो है नाम होता है हुइन थी थान थुई। अगला प्रश्न है हमारा कि मिस अर्थ 2024 कौन बनी है? तो जेसिका लेन बनी है, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। मिस अर्थ 2024 कौन बनी है? जेसिका लेन, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो बुकर पुरस्कार 2024 जो है समांथा हार्वे को मिला है, जो ब्रिटिश लेखिका हैं। इनका उपन्यास कौन सा है? ऑर्बिटल। समांथा हार्वे का उपन्यास कौन सा है? ऑर्बिटल। इसी के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जो है समांथा हार्वे को दिया गया है। इस उपन्यास में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए एक दिन की कहानी दर्शाई गई है, यानी कि बताई गई है। इसीलिए जो है इनको मिला है समांथा हार्वे को क्या चीज़? 2024 का बुकर पुरस्कार अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन कौन से हैं, जो भारतीय मूल के हैं और उनको बुकर पुरस्कार जो है मिला हुआ है? तो पहला है अरविंद पनगड़िया। पहला कौन है? अरविंद पनगड़िया। इनका पुस्तक था व्हाइट टाइगर, 2008 में इनको मिला था।
दूसरी है किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में इनको मिला था। तीसरी अरुंधति रॉय है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में मिला था। चौथा सलमान रुश्दी है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था। और वी.एस. नैयपॉल को जो है इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला था। यानी कि ये भारतीय मूल के जो है लेखक है जिनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अरविंद पनगड़िया, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और वी.एस. नैयपॉल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 किसको किसको दिया गया है। तो यह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। 4 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है रचनात्मक कार्य। इस रचनात्मक कार्य में जो है जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजानंदन गिरिजा सतीश को दिया गया है। नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजानंदन गिरिजा सतीश को दिया गया है जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए। अगला प्रश्न है कि बारबाडोस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। यानी कि बारबाडोस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कृत किया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जो है अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार मिला है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार किसे मिला है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के स्टार पुरस्कार जो है दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के स्टार पुरस्कार, इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जो है पुरुष पी.आर. श्रीजेश को दिया गया है भारत के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है महिला खिलाड़ी दिया गया है थिबी जैनसन को जो नीदरलैंड की है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला दिया गया है थे जियाओ को जो चाइना की है। यानी कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को पुरुष में, और गोलकीपर में आपका पी.आर. श्रीजेश, ये दोनों भारत के हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थिबी जैनसन और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला गोलकीपर थे जियाओ, ये चाइना की हैं और थिबी जैनसन नीदरलैंड की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका बैलन डी और पुरस्कार 2024। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका बैलन डी और पुरस्कार 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी और पुरस्कार किसे मिला है, तो रोड्रिगो हर्नांडेज को मिला है। रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केट को मिला है जो स्पेन के हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी और पुरस्कार रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्केट को मिला है जो स्पेन के खिलाड़ी हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं यह बैलन डी और जो जिनको मिला है रोड्रिगो हर्नांडेज स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं। अगला प्रश्न कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला है बैलन डी और पुरस्कार, तो ये एताना बोनमाटी को मिला है जो स्पेन की है। एताना बोनमाटी महिला फुटबॉलर का पुरस्कार जो है मिला है इन्हें। एताना बोनमाटी ये भी स्पेन की हैं और बार्सिलोना के लिए खेलती है। अगला प्रश्न है कि शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको किसको दिया गया है, तो पहला दिया गया है पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम को जो है पियानो वादक डेनियल बरेनबोइम को दिया गया है। और दूसरा जो है शांति कार्यकर्ता है अली अबू अबाद जो फिलिस्तीन के हैं, इनको दिया गया है। पियानो वादक जो डेनियल बरेनबोइम है ये अर्जेंटीना के हैं और शांति कार्यकर्ता अली अबू अबाद जो है फिलिस्तीन के हैं, जिनको गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है हम लोग का निधन से, यानी कि निधन किनका किनका हुआ है उनके बारे में देखते हैं। पहला है विवेक देव रॉय, ये मेघालय के हैं, अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। इनका जो है निधन हो गया है। दूसरा है कनक राजू जो लोक नृत्य गुस्साडी में पारंगत है, तेलंगाना के हैं। गुस्साडी जो नृत्य कला है ये गोंड जनजाति की पारंपरिक नृत्य कला है। याद रखिएगा कि गुस्साडी नृत्य कला किसकी है,
तो गोंड जनजाति की पारंपरिक नृत्य कला है, जरूर याद रखिएगा। अगला निधन हुआ था शारदा सिन्हा का, जो बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है, बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, शारदा सिन्हा, इनको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हम लोग का पुस्तक। अगला टॉपिक क्या है? पुस्तकें, यानी कि कौन कौन सी पुस्तकें जो है नई नई लिखी गई हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहला है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है सामंथा हार्वे के द्वारा लिखा गया है। ऑर्बिटल किसके द्वारा लिखा गया है? समांथा हार्वे के द्वारा। इस पुस्तक के लिए समांथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा कि समांथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा ए लाइफ दूसरा पुस्तक है, रतन टाटा ए लाइफ, ये किसका है? तो थॉमस मैथ्यू का है। रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू का है। अगला है कि 2024 द इलेक्शन डेट सरप्राइज इंडिया, 2024 द इलेक्शन डेट सरप्राइज इंडिया, ये लिखा गया है राजदीप सरदेसाई के द्वारा। 2024 द इलेक्शन डेट सरप्राइज इंडिया, राजदीप सरदेसाई के द्वारा लिखा गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, यानी कि बुक है शाहरुख खान लीजेंड आइकॉन स्टार, ये मोहर बसु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहर बसु के द्वारा। अगला प्रश्न है एन आई फॉर एन आई, जेफरी आर्चर के द्वारा लिखा गया है। एन आई फॉर एन आई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जेफरी आर्चर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, ये लिखा है अरविंद पनगड़िया ने। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद पनगड़िया के द्वारा। अगला हम लोग का टॉपिक है दिवस, यानी कि जनवरी महीने का जो पिछले महीने का जो दिवस है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है 4 फरवरी को। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस जरूर याद रखिएगा, ये भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती है, उसी उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इतना आप जो है नवंबर से दिवस याद रखिएगा, तो आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। कौन कौन सा है? तो आपका जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर। इतना नवंबर से आप दिवस याद रखिएगा, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला जो टॉपिक है हम लोग का नौसैनिक यानी कि अभ्यास से है, यानी कि एक्सरसाइज से है, जो भी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का जो अभ्यास होता है। पहला है कि भारत और सिंगापुर का नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो सिम्बेक्स, भारत सिंगापुर सिम्बेक्स, सी से सिम्बेक्स, सी से सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा होता है? सिम्बेक्स होता है। और 23 से 29 अक्टूबर 2024 में ये कहाँ संपन्न हुआ है? तो सिम्बेक्स जो है विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। जरूर याद रखिएगा कि यह भारत के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत और जर्मनी पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास 2024 की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है MPX। उसका नाम क्या है? MPX, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भारत और जर्मनी के बीच हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू? बंगाल की खाड़ी में 21 से 23 अक्टूबर 2024 को। अगला प्रश्न कि भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो ये है बीनबैक्स, बी से वियतनाम, बी से बीनबैक्स। तो भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास क्या है? बीनबैक्स है, जो कहाँ संपन्न हुआ है? अंबाला में संपन्न हुआ है 4 से 23 नवंबर 2024 में। 4 से 23 नवंबर 2024 में। अगला प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार पूर्वी सेक्टर में 10 से 18 नवंबर 2024 में संपन्न हुआ है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार पूर्वी सेक्टर में 10 से 18 नवंबर 2024 में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि सी विजिल 2024, सी विजिल 2024 क्या है? तो भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास है। भारतीय नौसेना का क्या है? ये तटीय रक्षा अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण देश के तटीय राज्यों में 20 से 21 नवंबर 2024 को संचालित किया गया। तो सी विजिल याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के अवसर पर पाकिस्तान में स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया है। पाकिस्तानी मुद्रा में ₹55 मूल्य के विशेष सिक्का जो है जारी किया गया है। पाकिस्तानी मुद्रा में ₹55 मूल्य के विशेष सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया गया है।
150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है और रुपये 5 मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। रुपये 150 का स्मारक सिक्का, रुपये 150 का स्मारक सिक्का और रुपये 5 मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, जरूर इसको याद रखिएगा। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जारी किया गया, पीएम मोदी द्वारा जो है यह सिक्का जारी किया गया। कहाँ जारी किया गया? जमुई में। कहाँ जारी किया गया? जमुई में। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जारी किया गया, पीएम मोदी के द्वारा जमुई में जारी किया गया था। जरूर याद रखिएगा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का जो है जारी किया गया है। स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया है 150 का और स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है रुपये 5 मूल्य का, रुपये 5 मूल्य का, यानी कि टिकट 5 रुपये का और सिक्का जो जारी किया गया 150 का, क्योंकि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, 150वीं जयंती थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित सराय काले खान चौक का नाम बदलकर अब भगवान बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली में जो सराय काले खान चौक है उसका नाम बदल दिया गया है, अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अगला प्रश्न की संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किसके बीच हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ, अमेरिका के इवाहो में, और भारतीय सेना और अमेरिकी सैन्य विशेष बल का जो है यह अभ्यास है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 किसके बीच हुआ है? तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, जकार्ता में संपन्न हुआ है, यानी कि इंडोनेशिया में ही संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर किसके बीच संपन्न हुआ है? तो यह भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है और गोवा के तट पर संपन्न हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच गोवा के तट पर संपन्न हुआ है। अगला हम लोग का टॉपिक है खेल। चलिए खेल से जो है कुछ प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी में भारत के 17 पदक। अंडर 19 जो विश्व मुक्केबाजी हुआ है उसमें भारत ने कितना पदक जीता है? 17 पदक जीता है, जरूर इसको याद रखिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। भारत के पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा, अगर आपसे पूछ ले कि मनदीप जांगड़ा किस खेल से संबंधित है तो पेशेवर मुक्केबाज है। भारत के पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है कौन? मनदीप जांगड़ा, जो भारत के पेशेवर मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी का 28वां विश्व खिताब। पंकज अडवाणी जो है अपना 28वां विश्व खिताब जीता है। भारत के स्टार बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं कौन? पंकज अडवाणी। भारत के स्टार बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन है? पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2024। टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2024 जो है ओपन वर्ग में रैपिड एंड ब्लिट्ज दोनों खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं। मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं और मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे के हैं। ओपन वर्ग में रैपिड एंड ब्लिट्ज दोनों खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, जो नॉर्वे के हैं। टाटा स्टील शतरंज इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2024 जो हुआ है उसमें ओपन वर्ग में रैपिड एंड ब्लिट्ज दोनों खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, जो नॉर्वे के हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किसे किया गया है? तो तैयब इकराम को किया गया है, जो मकाऊ के हैं। जो कहाँ के हैं? मकाऊ के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किसे किया गया है? तैयब इकराम को, जो मकाऊ के हैं। जो कहाँ के हैं बाबू? मकाऊ के हैं। अगला प्रश्न है कि राफेल नडाल का पेशेवर टेनिस से संन्यास। राफेल नडाल जो है नवंबर 2024 में अपने पेशेवर टेनिस से जो है संन्यास ले लिए हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं। लाल बजरी के बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। लाल बजरी के बादशाह के रूप में ये प्रसिद्ध हैं कौन? राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। 209 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रहेंगे। राफेल नडाल 209 सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। अपना अंतिम मैच इन्होंने 19 नवंबर 2024 को स्पेन में ही डेविस कप का एकल मैच नीदरलैंड्स के विरुद्ध उन्होंने खेला था। उन्होंने अपना अंतिम मैच 19 नवंबर 2024 को स्पेन में ही डेविस कप का एकल मैच नीदरलैंड्स के विरुद्ध खेला था। अगला प्रश्न है कि इन्होंने अपने कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम, यानी कि राफेल नडाल ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम खिताब सहित कुल 92 एकल खिताब जीते हैं, यानी कि ग्रैंड स्लैम 22 है और टोटल इनका खिताब है 92, यानी कि 92। अगला प्रश्न है कि रूस की मारिया शारापोवा और अमेरिका के ब्रायन बंधुओं का टेनिस के हॉल ऑफ फेम हेतु चयन किया गया है। रूस की मारिया शारापोवा और अमेरिका के ब्रायन बंधुओं का टेनिस के हॉल ऑफ फेम हेतु चयन किया गया है। ब्रायन बंधु में कौन कौन आएंगे? तो बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन आएंगे, जो अमेरिका के हैं। इनको जो है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। मारिया शारापोवा जो है रूस के हैं, इनको भी जो है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। महिलाओं की हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 भारत तीसरी बार विजेता बना है। इसमें भारत कितनी बार विजेता बना है? कौवीं बार? तीसरी बार। अगला प्रश्न है कि पेरिस मास्टर्स टेनिस खिताब
कौन जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है, जो जर्मनी के हैं। पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की बरसात एटीपी रैंकिंग 2024 आता है आपका रैंकिंग, पुरुष टेनिस खिलाड़ियों की बरसात एटीपी रैंकिंग 2024। एटीपी रैंकिंग क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग होता है। प्रथम स्थान इसमें यानिक सिनर का है, जो इटली के हैं। दूसरा स्थान इसमें अलेक्जेंडर जेवरेव का है, जो जर्मनी के हैं। और तीसरा स्थान कार्लोस अल्काराज का है, जो स्पेन के हैं। यानी कि पुरुषों की जो है टेनिस बरसात रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? यानिक सिनर का। दूसरा स्थान अलेक्जेंडर जेवरेव और तीसरा स्थान कार्लोस अल्काराज का है। महिला टेनिस खिलाड़ियों की बरसात WTA रैंकिंग होता है, महिलाओं की WTA रैंकिंग यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन रैंकिंग इनका होता है। इसमें पहले स्थान पे आर्याना सेबेलेंका हैं, जो बेलारूस की हैं। ईगा स्विटेक जो दूसरे नंबर पे हैं, ये पोलैंड की हैं। और कोको गॉफ ये अमेरिका की है, जो तीसरे नंबर पे हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इटली लगातार दूसरे बार डेविस कप का विजेता, इटली जो है लगातार दूसरे बार डेविस कप का विजेता बना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविस कप का विजेता कौन बना है दूसरी बार लगातार? तो इटली बना है। आगे आपको WTA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन होता है। और ATP का होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। आगे चलते हैं कि WTA फाइनल्स 2024, WTA फाइनल्स 2024 महिला कौन जीती है? महिला एकल खिताब कौन जीती है? तो कोको गॉफ जीती है, जो अमेरिका की हैं। और ATP फाइनल्स 2024 पुरुष का एकल खिताब कौन जीता है? तो यानिक सिनर जीता है, जो इटली के हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। लकड़ी का उपग्रह कौन सा है? इसका नाम क्या है? तो लिग्नोसेट। इसका नाम क्या है? लिग्नोसेट है, जो 5 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX रॉकेट पर लॉन्च किया गया। कौन? लिग्नोसेट उपग्रह, जो पहला लकड़ी का उपग्रह है। लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इंच है, यानी कि लिग्नोसेट जो बना हुआ है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इंच है। वजन इसका 900 ग्राम है। इस उपग्रह का वजन 900 ग्राम है। और इस उपग्रह को किस लकड़ी से बनाया गया है? तो इसके जो पैनल हैं मैग्नोलिया वृक्ष से बनाए गए हैं। इसके जो पैनल है किससे बनाए गए हैं? मैग्नोलिया वृक्ष से बनाए गए हैं। इसमें जापानी शिल्प तकनीक का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो लिग्नोसेट लकड़ी का उपग्रह इसमें जापानी शिल्प तकनीक का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इस परियोजना की देखरेख जापान की क्योटो विश्वविद्यालय और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA ने की है। यानी कि इस परियोजना की देखरेख कौन किया है? जापान क्योटो विश्वविद्यालय और जापान की जो एयरोस्पेस एजेंसी है JAXA, उन्होंने जो है की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो 1 नवंबर 2024 को इसरो ने लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया है। देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया है कहाँ से? तो इसरो ने जो है लेह लद्दाख से जो है प्रक्षेपित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के तट से लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न की क्वाड क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन तथा भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन तथा भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिए क्वाड सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संगठन है। आधिकारिक तौर पर क्वाड का नाम चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता है। चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता है। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाड की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य इसके कौन कौन से हैं? तो सदस्य इसके 4 हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी कि क्वाड के सदस्य 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि क्वाड का 6ठा शिखर सम्मेलन 2024 21 सितंबर 2024 अमेरिका के विल्मिंगटन में संपन्न हुआ है। क्वाड का 6ठा शिखर सम्मेलन 2024 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के विल्मिंगटन में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है कि क्वाड का 7वां शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। क्वाड का 7वां शिखर सम्मेलन जो होगा अगला 2025 यानी कि 25 में, ये कहाँ होगा? इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो है क्या है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण जो है होता है इसमें, मिशन इंद्रधनुष में। दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 27 मई 2014 को भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है।
प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो 27 मई 2014 को भारत को WHO के द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अगला प्रश्न कि भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में पाया गया था। अगला प्रश्न है कि यू-विन पोर्टल भारत के टीकाकरण प्रयासों में एक बड़ी छलांग है। आपको जो है यू-विन पोर्टल के बारे में पूछा जा सकता है कि यू-विन पोर्टल जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है और भारत के टीकाकरण प्रयासों में एक बड़ी छलांग है। भारत में पोलियो का अंतिम मामला कब देखा गया, तो 2011 में देखा गया, हावड़ा में देखा गया। अगला प्रश्न है कि आपका जो है 27 मई 2014 को भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। तो पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था, 2014 में। आज के लिए जो है हम लोग जो है जनवरी का जो है समाप्त कर चुके हैं, यानी कि जनवरी का आपका प्रतियोगिता दर्पण का जितना कंटेंट है, जितना क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा का सारा कंटेंट इसमें शामिल कर दिया गया है। पिछला 2 भी और प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो अपलोडेड है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसको भी जो है देखना है और इसको भी देखना है, तब जाके आपका जनवरी महीने का जो है पीडी जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।